आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के डिलीटेड ट्वीट्स का सच क्या है? यहां होगा दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू और ऑफ कोर्स ये खबरें हैं जहां पर न्यूज आर्टिकल्स मेंशन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स को, जहां उनका क्लेम है कि राघव चड्ढा ने अपने पुराने ट्वीट्स को कर दिया है डिलीट या फिर पुराने एक्स पोस्ट को कर दिया है डिलीट। ये वो पोस्ट हैं जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की या फिर बीजेपी की आलोचना की थी, क्रिटिसिज्म किया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम फैक्ट चेक करें, क्यों ना हम इस क्लेम को एक्सपोज करें, जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या राघव चड्ढा ने वाकई अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट किए और अगर हाँ तो उन ट्वीट्स में ऐसा था क्या? ये एक मुद्दा है। ऑफ कोर्स इसके साथ हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो क्लेम्स आम आदमी पार्टी के उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। मुद्दे उन्होंने कई उठाए हैं, जैसे कि राघव चड्ढा पंजाब की बात नहीं करते, हल्के मुद्दे उठाते हैं या फिर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब क्लेम्स को भी हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो अगर आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज फॉलो नहीं करते और आपको पता नहीं ये कलेश है क्या, तो उसका बैकग्राउंड समझने के लिए इसी मुद्दे पर जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर वो वीडियो आ गई है। सबसे पहला ब्लेम जो राघव चड्ढा पर लगा वो ये कि उन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट किए हैं। इल्जाम लगाया है उनके पार्टी के एक लीडर सौरभ भारद्वाज ने। उन्होंने कई ट्वीट्स मेंशन किए हैं विच आर फाउंड टू बी अनअवेलेबल। जैसे एक ये है, ये 10 अगस्त 2023 का ट्वीट है। दिस सेज इट इज अनअवेलेबल। क्या 10 अगस्त 2023 को राघव चड्ढा ने कोई आवाज उठाई थी बीजेपी के अगेंस्ट? तो चलिए उसकी भी पुष्टि हम कर लेते हैं और जवाब है हाँ। राघव चड्ढा ने कहा था, दे आर ट्राइंग टू सप्रेस माय वॉइस। बीजेपी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि एक बिल के लिए राघव चड्ढा ने सिग्नेचर्स फॉर्ज किए हैं, यानी सिग्नेचर्स जो हैं वो डुप्लीकेट वहां पर ऐड किए हैं। तो उसके बारे में बात करते हुए राघव चड्ढा ने ऑफ कोर्स अटैक किया बीजेपी पर। सो दिस इज वन रियलिटी। बट देखिए, सौरभ भारद्वाज ने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि राघव चड्ढा की जब उन्होंने फीड सर्च की और उसमें मोदी शब्द जब देखा तो सिर्फ 2 ट्वीट्स मिले और दोनों ट्वीट्स जो थे तारीफ वाले थे, बाकी सारे डिलीटेड थे। तो एक तो ये वाला निकला जहां पर उन्होंने हाँ बीजेपी की बुराई की थी, बट ही इज डिलीटेड दैट ट्वीट। दूसरे ट्वीट पर आते हैं, इसके बारे में संजय सिंह ने बात की है। मतलब संजय सिंह का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा के ऑफिस पर जानलेवा हमला की बात की है। अगेन राघव चड्ढा की जो फीड है वहां से ये पोस्ट अनअवेलेबल है, लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है? 2020 दिसंबर 24, क्या राघव चड्ढा के ऊपर कोई अटैक हुआ था या उन्होंने कोई ट्वीट किया था? तो हमने ग्रॉक से पूछा, जो ऑफ कोर्स एक्स का ही एआई है, एंड इट कंफर्म्ड दैट यस, Raghav Chadha had tweeted writing, BJP goons have attacked Delhi Jal Board headquarters. My entire office has been vandalized. और एक पल को मान लें कि ग्रॉक चलिए गलत भी हो सकता है, तो न्यूज आर्टिकल्स भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। एंड न्यूज आर्टिकल्स ऑल्सो मेंशन हिज नाउ डिलीटेड ट्वीट्स in which he is attacking BJP and calling their party workers goons. And then he also says that my entire office has been vandalized, यानी वो कह रहे हैं कि उन्हें अटैक किया गया। And then there's also another catch here. ये पूरी जो लड़ाई हो रही है आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में, उसमें राघव चड्ढा ने बारी बारी करके बहुत सारे जो क्लेम्स आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं उनका रिप्लाई दिया है। दिस इज द ओनली क्लेम जिसका रिप्लाई राघव चड्ढा ने अभी तक नहीं दिया है कि क्या उन्होंने ट्वीट्स डिलीट किए या नहीं किए, और अगर किए तो क्यों किए, उन ट्वीट्स में ऐसा था क्या वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस पर उनकी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आई है। एज ऑफ दिस मोमेंट वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन 5th April at 4:42 PM, तो अभी तक तो कोई जस्टिफिकेशन राघव चड्ढा की तरफ से नहीं आई है। बट वील ऑल्सो एनालाइज राघव चड्ढा एज राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक तरह से उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो मैं आपके सामने खोलकर यहाँ पर रख देता हूँ। ये ऑफकोर्स साल 2022 से MP हैं। इनकी अटेंडेंस अच्छी रही है, 84%, स्टेट की एवरेज 76 है, नेशनल एवरेज 79। नंबर ऑफ डिबेट्स जो इन्होंने की वो 55 है, नेशनल एवरेज ऑफ कोर्स काफी हाई है 128। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने काफी ज्यादा पूछे विच इज 344, नेशनल एवरेज इज ओनली 198। और उसके बाद अगर इनकी अटेंडेंस देखें तो हाल फिलहाल का जो बजट सेशन था उसमें 96% थी, मॉनसून सेशन 67, एक बार तो 100% भी थी विंटर सेशन 2022 में, और लोएस्ट इनकी अटेंडेंस अगर किसी सेशन में रही है तो वो बजट सेशन 2024। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी शादी साल 2023 के एंड में हुई थी। दिस इज अ सेशन आफ्टर हिज मैरिज। नाउ डिबेट्स की बात करें, 55 डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
That's the data here. And then, of course, number of questions, 344 questions he's asked in his entire term. So that's his report card. Moving on to the next blame, which is that he didn't criticize the government. Now, that's not entirely true. बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन Okay, so he's criticizing Nirmala Sitharaman here. He's criticizing finance minister and budget and how there was no new tax slab or relief really. And then there is another instance also. पहली बात तो यह कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। Now, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्लेम अक्सर बीजेपी करती है, बीजेपी के लीडर्स करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो उस नज़र से अगर देखा जाए तो ही हैज़ अटैक्ड द गवर्नमेंट, ही हैज़ क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ही हैज़ क्वेश्चन द बजट दे प्रेजेंटेड। सो ये वाले ब्लेम पर ज़्यादा अच्छे से खरे नहीं उतरते आम आदमी पार्टी। देन नेक्स्ट ब्लेम इज दैट ही only takes up soft issues, बेकार मुद्दे। My question is, what is soft मुद्दे? What are soft issues? मतलब मैंने जितने भी इनके मुद्दे जो भी हम रिपोर्ट कार्ड भी जब देख रहे थे इनका पीआरएस पर, तो उसमें वही सर्च कर रहे थे कि किस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जिसमें फूड इन्फ्लेशन एक निकल कर आता है, फिर वो वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट जो पंजाब में है उसके बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया, जो काउंटरफीट करेंसी नोट्स हैं उनकी स्मगलिंग का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। दिस इज अ क्रॉस बॉर्डर इशू दैट ही रोज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मुझे लगता है कि कोई भी मुद्दा सॉफ्ट मुद्दा नहीं होता है। हाँ, अगर उससे कंपेयर करें, जैसे कई रील्स मैंने देखी कि जी घर में आग लगी है और आप घर पे पेंट कौन सा होगा वो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट वे इट्स नॉट फिटिंग वेल। और समोसों की बात हुई कि आप तो समोसों पर फोकस कर रहे हैं, वेयर एज बाकी और कितने मुद्दे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम नॉट अगेन जस्टिफाइंग हिम, बिकॉज मैं तो उन्हें गलत भी ठहरा रहा हूँ, सही भी। बट इस मुद्दे में मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने इतने सारे मुद्दे उठाए तो उसमें कुछ मुद्दे ऑफ कोर्स समोसे या फ्लाइट से रिलेटेड हैं, जिसके साथ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंडियंस रिलेट शायद ना कर पाएं या एडवांटेज ना उठा पाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। बाय द वे, अब तक काफ़ी आपके लीडर्स ने राघव चड्ढा के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। दिस इज भगवंत मान, ही स्पोकन अगेंस्ट हिम। संजय सिंह, हुज लीडर इन राज्यसभा, पार्टी के लीडर हैं जिनके डेप्यूटी राघव चड्ढा थे। देन सौरभ भारद्वाज ने, एंड देन एक्स सीएम अतिशी ने भी आवाज़ उठाई है। नाउ गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्लेम दैट ही टेक्स क्रेडिट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट हैपेंस इज, इल्ज़ाम बहुत बड़ा है कि कई बार कोई रूल ऑलरेडी लागू हो चुका होता है ऑन पेपर, और जब वो एक्शन में आने वाला होता है तो उससे पहले राघव चड्ढा अपनी स्पीच में उसका जिक्र करते हैं, और जब वो रिजल्ट आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो राघव चड्ढा की बदौलत हुआ है। ये गिग वर्कर वाली कंट्रोवर्सी में काफ़ी लोगों ने उनका ये पॉइंट उठाया। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्वीट राघव चड्ढा ने किया वेयर ही हैज़ स्पोकन अबाउट सोशल सिक्योरिटी रूल्स। नाउ ही सेड कि देखिए सरकार ने ये ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है और ये हमारी जीत है, गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को रिकॉग्नाइज सरकार कर रही है। बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट को रिपोर्ट किया, तो ऑफ कोर्स इट वाज टैग्ड मिसलीडिंग। मतलब एक्स ने इसे मिसलीडिंग नहीं कहा है, बट बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग ये सारा जो पॉइंट है यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड दिस सेज द सोशल सिक्योरिटी कोड वाज पास्ड years ago. Draft rules are in process for months. Claiming a win after the decision is announced isn't leadership but opportunism. But Raghav Chadha ने इसका response दिया, and he said to those interpreting this deliberately or otherwise, Parliament passes a law. Subsequently, the government frames rules. The Social Security Code was passed in September 2020. खुद ही उन्होंने कहा कि इस कोड को 2020 में पास किया गया था, इसे इफेक्ट में लाया गया नवंबर 2025 में। अगेन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो गिग वर्कर वाला मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया था वो दिसंबर 2025 में था। ऑफ कोर्स इसके बाद इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग, बट हियर उनकी जस्टिफिकेशन बहुत कमाल की नहीं है। बट आई टेल यू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ही इज ट्राइंग टू से कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब गवर्नमेंट रूल्स लेकर आती है और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन उसकी करते हैं, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग इज इवेंचुअली ग्राउंड वर्क। What I am eventually doing is making sure that those rules are also implemented well on ground, is what I have
रेड इट क्योंकि मतलब बहुत अच्छा मुझे जस्टिफिकेशन या बहुत ठोस जस्टिफिकेशन यहाँ नजर नहीं आया. मे बी इफ ही कम्स अप विद अनदर जस्टिफिकेशन मे बी उसमें वो क्लैरिटी दे पाए. मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया कि व्हाट इज ही, हाउ इज ही डिफेंडिंग हिज दिस क्लेम. बट ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा वायरल है, दैट ही ट्राइज टू टेक क्रेडिट फॉर थिंग्स विच आर ऑलरेडी बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट. सो दैट हैज हैपेंड. ब्लेम अगले पर चलते हैं, which is that he doesn't raise Punjab issues. Of course, he's done a full reel on this. Let's play that. रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा. इसकी एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है. इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते. कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर. अगला इल्जाम जो राघव चड्ढा पर लग रहा है कि जब भी ऑपोजिशन वॉकआउट करती है तो वो वॉकआउट उनके साथ नहीं करते हैं. हालांकि इस पर राघव चड्ढा ने जवाब दे दिया है कि देखिए ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है ये टेलीवाइज होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, तो आप दिखा दीजिए कहाँ मैंने वॉकआउट नहीं किया है. या जो सीईसी की इम्पीचमेंट के ऊपर जो साइंस करने थे उस पर भी उन्होंने कह दिया कि देखिए बहुत सारे और लोगों ने नहीं किया था, तो ही इज इशूड हिज जस्टिफिकेशन. बट अगर हम बात करें कि बहुत सारे मुद्दों पर ऑपोजिशन वॉकआउट करती है, और हाल फिलहाल की मैं फुटेज देख रहा था, बहुतों में मुझे आपके और प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं दिखे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओबीसी कोटा का जो मुद्दा था उस पर बहुत सारे यहाँ पर एमपीज बाइट्स दे रहे हैं, प्रोटेस्ट में हैं. इसमें आम आदमी पार्टी के मुझे तो नहीं दिखे. आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, वॉकआउट नहीं किया. अगेन जो इंडिया यूएस डील थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तब भी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था. इस फ्रेम में भी मुझे कोई आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं दिखा. एंड देन देयर वाज अनदर इलेक्टोरल रिफॉर्म पर एक मुद्दा था, उस पर भी बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे एमपीज, वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखा. लेकिन एक बात कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जब कोई वॉकआउट होता है, ऑपोजिशन खड़ी होती है, तो अगर आम आदमी पार्टी से कोई एक चेहरा दिखता है तो वो संजय सिंह का चेहरा है, जो ऑफ कोर्स पार्टी के लीडर भी हैं इन राज्यसभा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. तो ऑफ कोर्स उनका चेहरा दिखता है, दिखना चाहिए भी है. और उसी से मुझे ध्यान आता है कि हाल फिलहाल में इन्होंने सीएपीएफ का जो बिल है उस पर वॉकआउट किया था, और एक बार पहले ये सस्पेंड भी हुए थे. साल 2023 में संजय सिंह सस्पेंड हुए थे, एंड तब राघव चड्ढा ने ये आवाज उठाई थी और कहा था इज इट अ क्राइम टू डिमांड डिस्कशन ऑन मणिपुर, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मणिपुर पर डिस्कशन हो, एंड उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने रकस क्रिएट किया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. तो उसके सपोर्ट में राघव चड्ढा बोले थे. सो दिस ऑल्सो इज नॉट एंटायरली ट्रू, बिकॉज राघव चड्ढा खुद सबूतों के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी वॉकआउट नहीं किया है, मैंने ऑपोजिशन का साथ नहीं दिया. और देन ऑफ कोर्स देयर आर दीज पब्लिक रिपोर्ट्स वेयर ही इज सीन सपोर्टिंग his colleagues here. So that is one point. And then I also think there are so many other Aam Aadmi Party के MPs, विक्रमजीत सिंह सानी, बलबीर सिंह सीचेवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, तो ये भी कितना दिखते हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ कोर्स हो सकता है. देन अनदर इल्जाम ऑन हिम इज दैट ही इज अ रील पॉलिटिशियन. अगेन मुझे लगता है रील सोशल मीडिया एक टूल है और एक जॉब का पार्ट बन जाता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेलिंग film star why is he or she promoting his or her film. So politicians भी काम कर रहे हैं, और अगर वो यूथ के साथ जुड़ सकते हैं, यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, तो क्या गलत है. ऑल्दो द रीच दैट ही हैज इज कमेंडेबल. मैं इनका देख रहा था कि मोस्ट वॉच जो रील है उस पर 156 मिलियन व्यूज हैं, और उसमें वो सिर्फ वॉक कर रहा है, वॉक करके अंदर जा रहे हैं. तो that's really interesting, and if he has that power तो क्या बुरा है. So I think that criticism is also not fair. Next blame या criticism is that he doesn't support his party, and he hasn't supported his party in the past, and that I think is correct, true on many grounds. मतलब वोट चोरी का जब मुद्दा बहुत ऑपोजिशन के मेंबर्स ने उठाया, जब ये SIR की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो he hasn't really spoken against BJP on that as far as I know. Then इसको अगर भूल भी जाएं तो उसके अलावा अगर आपकी पार्टी पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, जहाँ पर आपके पार्टी के लीडर जो CM रह चुके हैं, जिसकी वजह से आपने पार्टी को ज्वाइन किया है या जिसकी वजह से आपको आज तक इतनी ग्रोथ मिली है, वो अरेस्ट हो चुके हैं और आप इस पर चुप्पी रखते हैं. देन आपकी पार्टी एक बड़ी हार का सामना करती है दिल्ली में इतने साल पावर में रहने के बाद, तब भी आप शांत रहते हैं. देन आप के अगेन वो डियर लीडर साल 2026 में
जब उनको क्लीन चिट दे दी जाती है तब भी आप चुप रहते हैं. सो दैट आई थिंक इज अ फेयर क्रिटिसिज्म कि आप एक पार्टी का अहम हिस्सा हैं, पॉपुलर चेहरा है, आपकी पार्टी के ऊपर कोई विपदा है तो आप उनके साथ नहीं खड़े. दैट आई थिंक इज अ फेयर क्रिटिसिज्म. सो यू नो ऑल दीज criticism, blames, allegations, I thought it's important to objectively look at them और जितनी कोशिश में कर सकता था, जितना पब्लिक मटेरियल अवेलेबल था उसके हिसाब से आई हैव डन दैट. यू लेट मी नो इफ यू थिंक ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट. लास्टली बात कर लेते हैं कॉन्स्पिरेसी थियोरीज की, जो अगेन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. कॉन्स्पिरेसी थियोरी नंबर 1 दैट ही इज ज्वाइनिंग बीजेपी. दैट्स अ क्वेश्चन ऑन अ लॉट ऑफ पीपल्स हेड्स. द रीजन इज सिंपल कि ये ट्वीट्स अगर बीजेपी के अगेंस्ट थे या नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट थे तो उन्होंने उसे डिलीट क्यों किया. वो अब डायरेक्टली उस पार्टी को अटैक क्यों नहीं करते, या फिर नरेंद्र मोदी को अटैक क्यों नहीं करते, या अपनी पार्टी को इतना ज़्यादा खुलकर सपोर्ट अब क्यों नहीं करते जैसे पहले किया करते थे. तो ऑफ कोर्स दैट इज वन कॉन्स्पिरेसी थियरी. कॉन्स्पिरेसी थियरी नंबर 2 इज कि ये पंजाब में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे ताकि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें अगेन कांग्रेस कैन मेक हिम द सीएम फेस. इस थियोरी में बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका विश्वास नहीं है, पर ये भी एक थियोरी फ्लोट कर रही है अगेन ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दीज आर कॉन्स्पिरेसी थियोरीज. कॉन्स्पिरेसी थियोरी नंबर 3, और ये थियोरी कम लोगों की मांग ज्यादा है, विच इज कि लॉन्च योर ओन पार्टी, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज अभी इस वक्त मोमेंटम हाई है और उनकी रील्स पर व्यूज आ रहे हैं. दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन रन अ पार्टी और ही कैन फॉर्म अ पार्टी और ही कैन गेट इनफ सपोर्ट टू फॉर्म अ न्यू पार्टी. इमेजिन आम आदमी पार्टी इतने बड़े आंदोलन से निकली थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी जर्नी बहुत ईजी नहीं रही है. और ये पहली बार वैसे आम आदमी पार्टी के साथ हो भी नहीं रहा कि उनके अपने कोई लीडर बागी हो गए हों. तो ऐसा उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ पहले देखा ही है. मतलब बहुत ही ज़्यादा अगली ऑल्दो वो फाइट हो गई थी. सो यार ये 3 कॉन्स्पिरेसी थियरीज मेन है. और अगर समअप करना हो कि हवा क्या चल रही है, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपने YouTube स्टूडियो के AI चैट में गया एंड आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैटर्न ऑफ कमेंट्स वाज इन माय लास्ट वीडियो व्हिच वाज अबाउट राघव चड्ढा. नाउ अगेन इट सेज मिक्स्ड रिएक्शन. एक धीर ऐसा है, धीरी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं. एक साइड ऐसी है जो कहती है ही इज वॉइस फॉर द कॉमन मैन एंड यूथ आइकॉन. दूसरी तरफ एक दूसरा गुट है जो कह रहा है इट इज अ कैलकुलेटेड PR एक्सरसाइज. देन देयर इज स्पेकुलेशन ऑन हिम, like many believe that he's being groomed for a role in BJP. Some suggesting he could be a future CM face for Punjab. And then there is a critique of party's internal dynamics, which of course talks about that Arvind Kejriwal sidelines any leader who begins to rival his popularity. So overall the audience highly appreciates your neutral and informative. ये तो मेरी तारीफ हो गई, तो चलो वापस आ जाते हैं. बट बेसिकली कमेंट्स का जो मोटा मोटा क्रक्स है वो ये निकल कर आया कि डिवाइडेड है जनता को अभी समझ नहीं आ रहा. एंड वील सी इन टाइम्स टू कम कि आखिरकार राघव चड्ढा करते क्या है. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 2028 तक जब तक उनकी टर्म है, जब तक उनके पास ये सीट है राज्यसभा की, वो इसी तरीके से अपने मुद्दे उठाते रहे और पार्टी से लड़ते रहे. ऑल्दो अब मुद्दे उठाने के लिए उन्हें वक्त जो है वो नहीं मिलेगा ज़्यादा बिकॉज वो डेप्यूटी लीडर से हट गए हैं इस पोस्ट से. सो we'll really see. We'll have to wait and we'll have to wait for Raghav Chaddha's justifications, explanations and statements about what his future really looks like. आम आदमी पार्टी का फ्यूचर उससे कितना इम्पैक्ट होगा, that also will be told by the times to come. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, इस वक्त रिकॉर्ड भी वंश ही कर रहे हैं. ही इज ऑन द कैमरा एट द मोमेंट. मेरा नाम है अरुण. इस वक्त चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें. इस वीडियो को भी प्यार दें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ठीक है, मेरा नाम है अरुण. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.